वन टू थ्री, साउंड चेक। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर नंबर 3 के 8th वीडियो में हम पहुंच चुके हैं, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी। और टेम्परेचर डिपेंडेंसी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारा डेरिवेशन रहेगा। अभी डेरिवेशन में आपको ऐसे एक बार एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आप यहां से इसको प्रॉपर नोट कर लेना। देखो, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है, वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी इज इक्वल टू ई ई टू अपॉन एम। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सबको याद होगा। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और पढ़ा है, याद करो, करंट डेंसिटी का रिलेशन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने दे दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमने दो एक्सप्रेशन पढ़े हैं, एक तो ये हमारा बेसिक डेरिवेशन था, और दूसरा हमने I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी वाले फॉर्मूले से मैंने यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है, एन ई ए डिवाइड में भेज दिया। अब दोनों ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो इन दोनों को मैंने इक्वल पुट कर दिया, तो ये दोनों मैंने इक्वल पुट कर दिया। m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के क्रॉस, तो रिलैक्सेशन टाइम I अपॉन एन ई ए कर दिया, ठीक है। अजी अब यहाँ पे हमें करना है, बेसिकली रजिस्टिविटी लेके आनी है, और टो तो यहाँ पे आ चुका, रिलेशन बनाना है रजिस्टिविटी और टो के बीच में। तो रजिस्टिविटी कैसे आएगी? तो देखो, मैं यहाँ करता हूँ, इसको ई को याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर लेंथ। ई को V अपॉन एल कर दिया, नीचे m का m रह गया, इज इक्वल टू I अपॉन एन ई ए कर दिया। अब देखो रजिस्टिविटी कैसे आएगी, मैं इस V को ये रखूंगा, इधर से जो I है करंट उसको नीचे ले आऊंगा, ये नीचे आ गई। अब इसको ऊपर भेज दिया तो एम एन ऊपर चला गया, एन हाई ई, तो ई पहले से था, एक ई और आ गया, तो क्या बन गया, ई स्क्वायर बन गया, ए एरिया आ गया, और क्या बच गया आपका, टो, ये टो आ गया। समझ गए? अब यहां से आप देखोगे तो बाय ओम्स लॉ आपको पता है कि जो V अपॉन आई है वो तो क्या बन गया, R, V अपॉन सॉरी, V अपॉन आई तो क्या बन गया, R। और यहां आप ये नोट करो, ये L रखा और ये A रखा। अब आप खुद कंपेयर करो कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A होता, तो R आ गया, L अपॉन A आ गया, L अपॉन A आ गया। अब क्या बच गया, ये बच गया, तो ये M तो एन ई स्क्वायर, M अपॉन टू एन ई स्क्वायर, ये किसकी जगह आ रहा है, ये रजिस्टिविटी की जगह आ रहा है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को दोनों कंपेयर करता हूं, तो मेरे पास रजिस्टिविटी रो का जो एक्सप्रेशन आएगा, रजिस्टिविटी रो का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा आपका m अपॉन टू एन स्क्वायर, m अपॉन एन ई स्क्वायर टू आएगा। ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां से हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे पढ़ेंगे, तो यहां देखो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो रहेगा कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन आपका फास्ट दौड़े या स्लो दौड़े। n नंबर डेंसिटी, कंडक्टेंस कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करती है, वो कांस्टेंट। e चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या किसी भी प्रोटॉन का चार्ज मान लो, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो रजिस्टिविटी है उसका रिलेशन जो बना है रिलैक्सेशन टाइम से, वो कितना बना है, तो बना है। अब देखो, अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि अब टो अगर बढ़ गया तो रजिस्टिविटी कम हो गई, और टो कम हो गया तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। अब आप चलो वापस से, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर हमने एक एनिमेशन देखा था लाइव, ये वाला, यहां आ जाओ। अभी देखो, ये है, वहां हम डिस्कस करते हैं, ये कॉपर का वायर है, यहां से यहां तक, फिर वापस से कॉपर का वायर है। जब तक कॉपर का वायर है तो आप क्या देखोगे, जब तक कॉपर का वायर है तो इस कॉपर के वायर में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के इसके पास जाके वापस घूम के आ रहे हैं, और सॉरी उल्टा ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे जाएगा, ऐसे घूम के आएगा और बैटरी के माइनस में जाएगा। तो अब यहां तो देखो क्या है, रेजिस्टेंस कम होने से इतनी हीट डेवलप नहीं होगी।
जबकि इसके फिलामेंट के अंदर है वो कंडक्टर प्योर मेटल ना होके एक एलॉय यूज कर रहे हैं, वहां पे हीट ज्यादा बनेगी। अब जहां पे हीट ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आराम से घूमते घूमते आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, इन सब की स्पीड कम है। स्पीड कम है तो इनके जो कोलिजन हो रहे हैं उनमें टाइम कम लग रहा है, यानी एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो एक कोलिजन के बाद जो दूसरा कोलिजन हो रहा है उसमें हमें टाइम मिल रहा है, यानी टो की वैल्यू कुछ ज्यादा है। पर अगर मैं इन्हीं इलेक्ट्रॉन को दौड़ते दौड़ते जब ये यहां पहुंचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब फिलामेंट के पास पहुंचेंगे तो आप देखो क्या होगा, यहां जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी, इनकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि जब ये तेज तेज दौड़ेंगे तो इनके कोलिजन होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब ये ज्यादा टाइम कोलिज करेंगे, जल्दी जल्दी आपस में ये कोलाइड करेंगे। अब जल्दी जल्दी इनका कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। अगर बार बार जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है इनके बीच में तो यहाँ पे रिलेक्शन टाइम टो की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, और आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये सेंस क्या है कि अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के अंदर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, कोलिजन टाइम कम हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे, यानी टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टो की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इनका डायरेक्ट रिलेशन पूछूं आपसे तो रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन क्या आया, टेम्परेचर आया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी कंडक्टर को आप गर्म करोगे, उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी एक गर्म कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में ज्यादा जोर आएगा, ज्यादा रेजिस्टिविटी उसको एक्सपीरियंस होगी। अब इसी डेरिवेशन के बेसिस पे हमारे पास, पहले तो आप ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये रेजिस्टिविटी की रेंज दे रखी है, ये थोड़ा सा याद कर लेना, एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी बुक में है ये, तो कोई बच्चे अगर स्टेट बोर्ड के हैं या आप राजस्थान सीबीएसई बोर्ड के हैं तो ये क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। तो जो मेटल रेजिस्टिविटी वो काफी लो होती है, फिर मेटल से थोड़ी ज्यादा किसकी होती है, एलॉयज की, फिर किसके आते हैं, आपके इंसुलेटर्स आते हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर के पास रेजिस्टिविटी होती है पर उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी इंसुलेटर की होती है। ये सेमीकंडक्टर हम थोड़ा डिटेल में कब पढ़ेंगे, 14 चैप्टर लास्ट रहेगा, उसमें पूरा चैप्टर का नाम ही सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो ये सब बातें आप यहां से नोट कर लेना। चलते आगे। अब देखो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंसी का फॉर्मूला अगर अपन देखें तो ऐसा फॉर्मूला याद करो, आपने क्लास 11th में हीट एक्सपेंशन पढ़ा था आपने, हीट एक्सपेंशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में हीट एक्सपेंशन पढ़ा था, ठीक है। और हीट एक्सपेंशन वाले चैप्टर के अंदर आपने लेंथ वाइज, अगर किसी एल लेंथ के वायर को अगर गर्म किया जाए तो उसकी जो नई लेंथ आती है उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, ये था, याद आ रहा है। तो यहाँ पे एल तो क्या है, न्यू लेंथ, एल तो क्या है, न्यू लेंथ थी, ये पुरानी वाली ओरिजिनल स्टार्टिंग वाली 1 हो गया। एल्फा क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो भी मटेरियल है जिसको आप गर्म कर रहे हो सबका अपना अपना कोफिशिएंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट जो गिवन होती है आपको। डेल्टा टी यानी कितना आपने टेम्परेचर में चेंज किया, कितना आपने टेम्परेचर में चेंज इन टेम्परेचर, कितना आपने टेम्परेचर में चेंज किया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अभी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर 20 डिग्री है और आपने इसको गर्म करके कंडक्टर का 120 पहुंचा दिया तो 100 डिग्री, यानी डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी, 100, 20 से 120, 100 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये उसी में दे रखा है। तो अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, तो ये अब वैसे ही फॉर्मूला ये बनेगा, वहां लेंथ की बात थी, यहाँ किसकी बात है, रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी आ गई, इनिशियल रजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रजिस्टिविटी, और ये दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस, यानी टी नॉट पे रजिस्टिविटी कितनी थी, रो नॉट थी, और नए टेम्परेचर टी पे कितनी है, रो टी है। रजिस्टिविटी है टेम्परेचर टी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। अब देखो यहाँ पे ये ग्राफ दे रखे हैं, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ग्राफ निकले हुए, जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी का क्या रिलेशन आता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये क्या है, कॉपर, क्या है, कॉपर। कॉपर क्या है, प्योर मेटल, कॉपर क्या है, प्योर मेटल। कॉपर में अगर कॉपर में आप रजिस्टिविटी बढ़ाते हो, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो आपकी रजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है।
यानी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर का चेंज, अगर आप कंडक्टर है, प्योर मेटल है, कॉपर है, उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, यानी बहुत तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, जबकि बात करते हैं किसकी, एलॉयज की। नाइक्रोम क्या है, एलॉय का एग्जाम्पल है। एलॉयज की हम बात करते हैं तो एलॉयज में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, पर बहुत मामूली बढ़ेगी, यानी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देखो ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, और ये ऑलमोस्ट देख लो आप स्ट्रेट लाइन आ रही है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी है उसकी डिपेंडेंसी कम है। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और इस पे क्या होगा, रेजिस्टिविटी पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए क्या है कि जो हमारे रजिस्टर्स हम बनाते हैं सर्किट में यूज करने के लिए, जो रजिस्टर्स हम बनाते हैं जनरली एलॉय के बनाते हैं, ताकि इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर चेंज आए तो उनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उस पर ज्यादा चेंजेस टेम्परेचर के साथ नहीं आने चाहिए, वो थ्रू आउट द ईयर आपके कांस्टेंट ही बने रहने चाहिए। फिर देखो ये है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में क्या होता है एक्चुअल में, डिटेल में तो अपन 14 चैप्टर पढ़ेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बाउंडेड एटम्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं सेमीकंडक्टर के स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, किसके पास, सेमीकंडक्टर के पास। फिर जैसे हम हीट उसे देते हैं तो जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते हैं। मतलब मेटल के पास तो क्या होता है कि पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर के पास क्या है, पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब हम उसे हीट देते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो फ्लो होते हैं। तो वो क्या करेंगे, गर्म करने से उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं। कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होंगे तो वो दौड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होगी। तो ये यहाँ पे इन्वर्सली हो जाता है, और ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बन के आते हैं हर साल। ठीक है, और एग्जाम्पल दे रखे हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, जीएस, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, इसके हैं, सेमीकंडक्टर, जहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होती है, जबकि मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है। एलॉयज में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पे कम इफेक्ट पड़ता है, डिपेंडेंसी कम होती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये एलॉय बनाने, ये जो एलॉयज होते हैं वो रजिस्टर्स बनाने में काम आते हैं। ऐसा कोई बात आपने शायद क्लास 10th में भी पढ़ी थी। चलिए भी, अब देखो क्या लिखा हुआ है, सब मैटेरियल, सब लिखते रहो साथ साथ में, यहाँ से ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं आपको। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब जो क्या लिखा हुआ है, सब मेटेरियल्स लाइक नाइक्रोम विच इज एन एलॉय। अब नाइक्रोम किसका बना होता है, नाइक्रोम एक एलॉय है जो किसका बना होता है, निकल, आयरन और क्रोमियम, इन तीनों का मिक्स करके बना होता है। फिर इसके अलावा मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन भी दो एलॉय होते हैं। ये एलॉय जो होते हैं इनकी वीक डिपेंडेंसी होती है किस पे, टेम्परेचर पे। यानी टेम्परेचर बढ़ने से, अगर मान लो ऐसे समझो कि अगर मान लो एक मेरे पास मेटल है, एक मेरे पास एलॉय है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब दोनों का मैंने बढ़ा के 100 कर दिया, और मान लो इसका रेजिस्टेंस मेटल का और ये एलॉय का, इसका रेजिस्टेंस मान लो पहले 10 ओम था, और इसका भी सपोज स्टार्टिंग में 10 ओम मान लो। अब क्या होता है, आप गर्म करोगे इसको 0 से 100 डिग्री लेके जाओगे तो मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ के फॉर एग्जांपल कितना हो गया, 55 ओम हो गया। जबकि एलॉय का बढ़ेगा, पर एलॉय का बढ़ कितना हो गया, 10 से 13 ओम। तो सपोज ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एलॉय का टेम्परेचर बढ़ाने से, इसलिए एलॉय हमारे लिए सुटेबल है रजिस्टर्स बनाने के लिए। तो लिखा देखो, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दीज मेटेरियल्स आर दस वाइडली यूज्ड इन द वायर बाउंड रजिस्टर्स। ठीक है, अनलाइक मेटल्स द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अनलाइक मेटल्स द रेजिस्टिविटीज ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज बट विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर में आपका ये उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो 3 ग्राफ हम पढ़ेंगे जो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ किस बात के लिए, ओम्स लॉ कहता है कि V बढ़ाओ और I बढ़ेगा। ये पढ़ा आपने, यानी I की वैल्यू बढ़ रही है तो आपका V पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, रजिस्टर के अक्रॉस ज्यादा होगा। फिर आपने वहां पे याद करो R लेके आए थे, R जनरली आपने क्या कहा था, कांस्टेंट कहा था। तो इसका आपने ग्राफ भी तो बनाया होगा, तो आपने ग्राफ ऐसे बनाया था, स्ट्रेट लाइन। और अब देखो क्या हो रहा है, ग्राफ बेहतर स्ट्रेट लाइन है, पर प्रैक्टिकली हमने क्या देखा कि ग्राफ
कुछ टाइम बाद में कुछ इस तरह से क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा कर्व होता हुआ जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है टेम्परेचर। कि देखो जैसे मान लो ये कंडक्टर है और इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, इसके अक्रॉस आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V हो गया। अब सपोज आप करंट इसमें जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो यहाँ V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, IR। अब जैसे आपने यहां से करंट फ्लो की तो इसका रेजिस्टेंस R मान लीजिए, करंट इसमें से I फ्लो हो रही है तो फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR इसका फॉर्मूला बन गया। V इज, एक मिनट थोड़ा सा हो गया, V इज इक्वल टू IR इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो अब यहां से करंट फ्लो होगी तो ये I आ गई, रेजिस्टेंस R हो गया, तो I इंटू R, ये V का आंसर आ गया। अब देखो अब क्या होगा, अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, अगर करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो डेफिनेटली इस रजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ाना मतलब क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना मतलब वहां पे कोलिजन होना, कोलिजन होना मतलब वहां पे रेजिस्टेंस बनना, रेजिस्टेंस बनना मतलब, अब कोलिजन होना मतलब क्या होता है, हीट बनेगी नहीं बनेगी, तो ज्यादा कोलिजन होगा तो क्या होगी, ज्यादा हीट बनेगी। अब ज्यादा हीट बनेगी तो अभी आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अब क्या होगा कि आपका पहले क्या था, पहले स्टार्टिंग में आई बढ़ा रहे थे, वी बढ़ रहा था, आर आपका कांस्टेंट लेके आप चल रहे थे। पर अगर आप आई बढ़ाते गए तो क्या हुआ, आई बढ़ाने से क्या हुआ, अब आई के साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आई के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। यानी पहले V में केवल आई का कंट्रीब्यूशन था, ये हर बार कांस्टेंट था, अब ये भी कंट्रीब्यूशन करेगा। तो आई तो आपका बढ़ा लेकिन V की वैल्यू अब आई से ज्यादा बढ़ेगी। V स्टार्टिंग में V की वैल्यू आई के साथ साथ बढ़ रही थी, लेकिन अब आई बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, और दोनों बढ़ के V को और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, V की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी करंट के साथ में, इसलिए आप देख रहे हो कि ग्राफ है वो कुछ इस तरफ से झुक गया है। यानी अब एक्सपोनेंशियली इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक ग्राफ तो ये डिस्कस करना हमें। दूसरा ग्राफ देखो, ये भी एनसीईआरटी बुक से ही है। ये देखो ग्राफ एक्चुअल में सेमीकंडक्टर का है। अगर इसको हम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मतलब 14 चैप्टर में आएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। और बेसिकली किसके लिए ये सेमीकंडक्टर ग्राफ है। यहां पे क्या होता है, कंडक्टर यहां पे देखते हो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा ओम्स लॉ को फॉलो, देखो यहां देखो, इस वाले पोर्शन देखो, यहां आप V तो बढ़ाया है लेकिन उससे क्रॉसपोंडिंग I की वैल्यू नहीं बढ़ी है। जबकि सिंपल मेटल्स के अंदर क्या होता है, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वहां आप V बढ़ाओगे तो आपका I नहीं बढ़ेगा। तो कुछ ऐसे कंडक्टर्स हो गए हैं जहां पे आपकी I की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अब ये कैसे है कैसे नहीं, वो डिटेल में अपन 14 चैप्टर पढ़ेंगे। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना, जब अपन 14 पढ़ लेंगे तब इस डायग्राम को आपको वहां ऐसा डायग्राम मिल जाएगा, तो वहां से आप समझोगे तो सीधा यहां से आप अपना आप कनेक्ट कर लोगे। ऐसे ही ग्राफ एक और है, बस इसमें आज तक क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा है वो तो ये पूछा है कि यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन क्या है। तो यहाँ आ जाओ, देखो ये भी किसी सेमीकंडक्टर किसका है, गैलियम आर्सेनाइड, इसका ये एग्जांपल सॉरी ग्राफ है। तो यहाँ देखो ये V बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है। अब यहाँ के बाद देखो, यहाँ देखो क्या होगा, अब आप V तो बढ़ा रहे हो, V तो अभी भी इंक्रीज हो रहा है, V की वैल्यू तो अभी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन I आपका यहाँ के बाद में ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। V तो बढ़ रहा है पर I आपका यहाँ से ड्रॉप होने स्टार्ट हो गया। यानी यहाँ अगर आप डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई जब निकालोगे तो ऑब्वियसली डेल्टा V तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि V तो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा V पॉजिटिव आएगा। लेकिन करंट अभी कम हो रही है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो कम करंट से आप माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और किसी भी चीज को पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आंसर आने वाला है। तो ये जो रेजिस्टेंस है यानी V अपॉन आई क्या होता है, R, तो ये जो रेजिस्टेंस है इस केस में नेगेटिव काउंट होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो कुछ पॉइंट है, ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे आप सिंपल मेटल की बात कर लो आप। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है,
सेमीकंडक्टर एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो इस क्लास में अपन ने ये बेसिक थ्योरी पढ़ी है। अब हम दोनों क्लास मिला के जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, सॉरी इस क्लास के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।